हाँ, तो इसके साथ हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जमीन धारणा अधिनियमाचे एकत्रीकरण। मतलब ये जो अलग अलग जमीन के हिसाब से, जमीन जो जिनको जरूरतमंद है उनको जमीन मिलनी चाहिए, इसके लिए जो अलग अलग एक्ट बनाए, उसके साथ उन्होंने और एक बनाया कि जो जमीन है उसको क्या करना पड़ेगा। जो क्या किया गया है, घर में चार बच्चे हैं तो उनको 10-10 एकड़ आ गई, उनके बच्चे हो गए तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, तो वो जमीन एकड़ में जो थी वो अभी क्या हो गई, कम कम होती जा रही है। तो इसके वजह से हम आधुनिक तरीके से, मतलब अच्छे, मतलब जो कुछ अभी नया तरीका है जमीन कर ये क्रॉप लेने का या खेती करने का, हम पारंपरिक तरीके से जो पहले कर रहे थे उस तरीके से ही करेंगे तो इनकम कम आएगा। इसके लिए हमें ही क्या करना है, अप्लाइड एग्रीकल्चर करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, ऐसी इस तरीके की खेती करनी है तो हमारे पास जमीन बहुत बड़ी मात्रा में होनी चाहिए, तब हम कर सकते हैं ना। जैसे पंजाब हरियाणा में क्या किया जाता है, गेहूं लगाते हैं वहां पे, तो गेहूं लगाएंगे तो वहां पे उनकी 500 एकड़, 100 एकड़, बहुत बड़ी मात्रा में खेती रहती है एक की, तो वहां पे वो क्या करते हैं, जो मतलब ये डालना है, सीड्स डालने हैं, तो जैसे ट्रैक्टर रहता है तो उनको अलग अलग पार्ट लगा के वो मैन्युअली न करते हुए ये मशीन के द्वारा कर देंगे। बाद में फसल आने के बाद वो काटनी है, काटने के बाद उसमें से गेहूं अलग करना है, गेहूं अलग करना है, गेहूं अलग करने के बाद उसको सॉर्टिंग करना है। वो सब वो मैन्युअली नहीं होता, वो पूरा किसके साथ होता है, जो ट्रैक्टर है उनको अलग अलग पार्ट ज्वाइन करने के बाद ये सब क्या होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। उससे टाइम बचता है, मैन पावर भी कम लगती है, और उससे कम टाइम में ज्यादा काम होता है और फायदा होता है, इनकम भी बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ उनका पैसा भी बच जाता है। जैसे 10 एकड़ की खेती है तो 10 एकड़ में वो अगर अनावश्यक ये आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अनावश्यक जो क्या उग जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मतलब जो हमने ये बनाना प्लांट लगाया है। हाँ, वीड्स ना। हाँ, तो उनको निकालने हैं, तो ये 10 एकड़ का प्लांट है तो वहां पे उन्होंने क्या किया, उनको लगाने को मैन पावर लगाएंगे तो उनको 8-10 दिन लगेंगे इतना बड़ी मात्रा में निकालने के लिए। तो उसका पैसा, मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया क्योंकि उनको ऐसे ही, चलो आप काम करो ऐसे दिया, मतलब दिन भर का आपको जितना आप मजदूरी होगी तो उतना मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो उससे इसका लॉस क्या होगा कि उसको बहुत टाइम लगेगा। एक मिनट, हाँ। तो उसके लिए सॉरी, क्या बोल रही थी, हाँ, तो उसके लिए उसका जो किसान है उसका, मैं क्या ये आपको ना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मतलब जो आपको दिया है ना उससे पहले का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बाद में इसमें मतलब ये एक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी ये आपको समझा रही हूँ। अभी तक ये आपके बुक्स में जो है ना वो नहीं बता रही हूँ। तो मुझे क्या लगेगा, बहुत टाइम पीरियड लगेगा, 10 दिन लगेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, सब जो मजदूर है वो कोई कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई धीरे धीरे करेगा, कोई बात करते हुए करेगा। इसके लिए उसको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा और उसके साथ उसको टाइम भी लगेगा। किसान को उधर जाके बैठना पड़ेगा, काम कर रहे है या नहीं कर रहे वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया तो वो फटाफट करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ना ज्यादा पैसा पड़ता है। 10 एकड़ का वो निकालना है ना तो कोई कोई लेगा, उनको देखना पड़ेगा कौन ये कर सकते, 10-12 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग लगेंगे ना इस इतना बड़ा काम करने के लिए। तो उसके लिए उसको लाख रुपए भी लगेगा, कोई कोई बोलेगा 90 हजार, कोई बोलेगा 1 लाख रुपए लूंगा, कोई बोलेगा 1.25 लाख रुपए लूंगा। तो इतनी बड़ी मात्रा में उसको इन्वेस्टमेंट करेगी सिर्फ निकालने के लिए, जो अनावश्यक तण है उसको
तो इसके लिए वो क्या करेगा, मैं मशीन लगाऊंगी, मशीन के हिसाब से, या फिर उसकी अलग कोई टेक्नोलॉजी रहेगी, या उसके उधर क्या मल्चिंग पेपर बोलते हैं, मतलब एक रो में हमने लगाया है, तो दो रो के बीच में जो कुछ जगह बचती है उसमें ना प्लास्टिक टाइप कपड़ा रहता है, ऐसा उनका जितना एरिया रहेगा ना उसके हिसाब से लंबाई रुंदाई उसकी चौड़ाई रहती है, उसके हिसाब प्लास्टिक जैसा पेपर है तो उसको मल्चिंग पेपर बोलते हैं। पूरा रोल बिछाएंगे 10 एकड़ में, तो रोल का खर्चा लगेगा, लेकिन उनको 10 साल 4-5 साल ये चलेगा, मतलब उसका खर्चा कम हो जाएगा। ये कब हम कर सकते हैं, या फिर मतलब मैन पावर, ये देखो करने के लिए मैन पावर लगेगा, खर्चा लगेगा, ये सब लगने वाले हैं। हमें क्या मशीनरी लेनी है उसके लिए पैसा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लेबर चार्जेस कम हो जाएगा, कम टाइम में ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम कब कर सकते हैं, मेरे पास बड़ी मात्रा में जमीन होगी तभी हम कर सकते हैं। अगर छोटे छोटे हिस्से में हम बटे हुए हैं तो उसमें हम ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जमीन 10 हिस्सों में बटी हुई, थोड़ा इस गांव के इस कोने में है, दूसरा गांव के उस कोने में है, तीसरी उधर है, ये 10 एकड़ जमीन है लेकिन 4 हिस्सों में बटी हुई है, तो मुझे 2 एकड़ वहां मिलेगी, 3 एकड़ वहां मिलेगी, बाकी की बची हुई उस जगह पे मिलेगी। तो मुझे हर जगह पे पानी की पानी है कि नहीं देखना पड़ेगा, उधर 3 जगह पे मुझे घूमना पड़ेगा, इधर से उधर, उधर से उधर, मजदूर लाने पड़ेंगे। तो एक ही जगह पे अगर ज्यादा से ज्यादा जमीन होगी तो किसान को भी आसानी होगी। इसके लिए ये एक्ट क्या बोलता है कि जो जमीन, एक तो हमने पहले क्या किया, तो जिनको नहीं जमीन थी उनको जमीन दिलवाई अलग अलग तरीके से, और उसमें भी हमने चेंजेस देखे, किसी को मिली किसी को नहीं मिली, लेकिन इतना करके ये सब हम लॉ एक्ट क्यों कर रहे हैं, देश का इनकम बढ़ाना है, देश की गरीबी को हटाना है, उसके साथ जो रूरल एरिया है उसका डेवलपमेंट करना है, उस वहां पे रहने वाले लोगों की जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको पॉवर्टी लाइन के अबाव लाना है, उसके साथ उनको क्या करना है, उनकी डेली की जो आमदनी है वो बढ़ानी है, उनके पैसे जो जमींदार को जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उनका जो इनकम है वो उसको घटाना है, उसके साथ उनको जो परमानेंट चेंजेस करने वो नहीं कर सकते, वो खुद कर सकते हैं। अगर परमानेंट चेंजेस किए तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो उसको जो इच्छा है वो कर सकता है, तो उसको ये क्या करेगा, उसकी आमदनी इनकम बढ़ेगा। अगर किसान में हर विलेज, गांव स्टेट के विलेजेस है उनका इनकम बढ़ता है तो वो तालुका का बढ़ेगा, गांव का बढ़ेगा, स्टेट का बढ़ेगा, और फिर हमारे देश का बढ़ेगा। इस तरीके से ये एक्ट किए गए, तो हर एक एक्ट का मतलब है उनको न्याय दिलाना और देश का इनकम और उनका भी इनकम बढ़ाना और रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना। तो इसकी साथ साथ ये एक्ट भी उतना ही जरूरी है। वो 10 हिस्सों में बटी हुई जमीन है उसको क्या करना है, एक करना है, एकत्रित करना है। क्यों? क्योंकि इससे भी इनकम बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, और ये जो किसान है जो जैसे पहले के जमाने में खेती करते थे उसी हिसाब से आज भी कर रहे हैं, तो वो बदलाव हमें लाना है। हमें कम टाइम में, कम मैन पावर में और कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा खेती करनी है, और हमारा ज्यादा से ज्यादा इनकम बढ़ाना है। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, जमीन का इकट्ठा करना पड़ेगा। 10 हिस्सों में बटी हुई हमारी जमीन है, ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके उतनी एक जगह पे लाना है। तो ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम इकट्ठा करेंगे तो हम अच्छी तरीके से आधुनिक तरीके से हम अपनी खेती कर सकते हैं। इसका ये क्या है, इसका हम उद्देश्य कह सकते हैं। तो देखो अभी इसमें क्या कहा गया है, आपको समझ में आया? ये एकत्रीकरण मतलब एक तो ये एक्ट है, इसका एक अलग है, लेकिन इन सबका जो एक्ट बनाए हैं उनका एक ही उद्देश्य है। तो उनको वो उद्देश्य सफल करने के लिए एक एक्ट नहीं चलेगा, उसको 100 एक्ट बनाने पड़ेंगे, उसमें से हम सिर्फ 3-4 सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं उनका। ठीक है, तो देखो
441 इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है, जब से इंसान अपने आ, ये अपनी सोच से क्या कर रहा है, जमीन कर रहा है, जमीन में खेती कर रहा है, शुरू से ही, मतलब जैसे हम उसको क्या बोलते हैं, पहले इंसान इसमें अश्मयुग उस टाइप का अलग अलग ये थे ना। आ, मतलब किसान पहले, सॉरी, पहले ये क्या करने लगा, शिकार करने लगा, बाद में उसको फायर का, उस फायर कैसे जलाते हैं ये फाइंड आउट किया, और धीरे धीरे वो खेती करने लगा। हर एक सिचुएशन से, हर एक इससे गुजरने के बाद उसको खेती करने की टेक्निक पता चली। बाद में ये खेती कैसे करता था कि जहाँ पे उसको पानी मिले, जहाँ पे अच्छे से फसल आए, वहां पे, मतलब जो रिवर थे उस वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा करता था। वहां पे उनको खेती करने के बाद वो क्या करने, कुछ टाइम के लिए करता था, उस 1 साल के लिए हो या 2 साल के लिए हो या 5-6 महीने के लिए हो, उस टाइम पीरियड के बाद वो वहां की जमीन छोड़ के दूसरी जगह पे जाके काम करता था। मतलब वो ऐसे इस तरीके की खेती करने लगा। उसको पता चला जब अगर कोई भी सीड है वो उस जमीन में डालो तो उसका क्या हो जाता है, अनाज आता है, ये भी उसको धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा। उस तरीके से वो धीरे धीरे खेती करने लगा। और उसके बाद मतलब ये खेती का टेक्निक उसको मालूम होने लगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि खेती उसमें डेवलप होती गई। हर 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 ये इसमें सिचुएशन में, मतलब ये 16वीं शताब्दी में अलग टाइप की होती थी, 17वीं शताब्दी में अलग, 19वीं अब अलग, अभी हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो उस टाइप पे अलग, मतलब हर एक शताब्दी में क्या हो गया, बहुत सारे बदलाव होते गए, बहुत सारे चेंजेस हो गए। वो किस तरीके के उन्होंने अपने दिमाग से क्या किया, खेती की टेक्नोलॉजी चीज सीखी और हिसाब से वो खेती करने लगे। तो अभी हमें क्या देख करना, ये सीखना है इसमें। तो ऐसे जैसे जैसे समय बीतता गया, उस हिसाब से उसमें बहुत सारे बदलाव आते गए। और इन बदलावों के साथ मतलब जमीन करने लगा, फसल लेते हुए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया उस तरह के मतलब जमीन तो मिली, लेकिन वहां पे हमने देखा पिछले इसमें वो मजदूर बन के काम करने लगा। तो ये भी उस 19वीं शताब्दी का ही एक लूपहॉल ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसमें चेंजेस लाने हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब से वो खेती करने लगा है, तब से उसमें क्या किए गए, अलग अलग चेंजेस किए गए। सुधारणांचा कायदा आपल्या वंशजांपर्यंत, वंशज मतलब हमारे पहले वाले जो वंशज है वो पर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्याला स्वाभाविक इच्छा नव्हती। त्यांनी त्यांच्या वंशजांच्या कायमस्वरूपी तरतुदींसाठी जमीन सुधारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कालांतराने देशात संयुक्त कुटुंब पद्धतीचा ऱ्हास होऊ लागला। विभाजित वंशजांनी त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीचे सुपीकतेच्या आधारावर समान वाटप करण्यास सुरुवात केली। ही विभागणी प्रत्येक पिढीत होऊ लागली, त्यामुळे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे होऊ लागले। स्वातंत्र्य हे लक्षात घेऊन शेत जमीन प्रमाणापेक्षा लहान होऊ नये या उद्देशाने सरकारने मुंबई तुकडेबंदी कायदा 1947 ला लागू केला। जमिनीचे छोटे तुकडे पडल्याने कृषी समुदायाशी संबंधित मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते, ज्यामुळे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो। जमिनीचा छोटा टुकड़ा होऊ नये यासाठी सरकार ने कायदा किया। अभी जैसे मैंने जो बोला ना वही सेम उससे बताया गया है, लेकिन मैंने ये अभी क्यों लिया, क्योंकि आपको जो दिया है उसी हिसाब से हमें जाना है। तो लेकिन मैंने जो बोला उसका ही मीनिंग सेम है। मतलब पहले कैसे करता था, जमीन करने लगे, बाद में हम पहले कैसे होता था, क्या करता था, ये जैसे खेती का उन्होंने फाइंड की कैसे करनी है, क्या करनी है। तो 10-10 लोग, 15-20 लोग ऐसे लोग, टोड़ी टोड़ी मतलब ऐसे जैसे लोग 10-12 लोग, 15 लोग ऐसे जैसे जंगल में रहते थे। क्यों? क्योंकि वो जंगली जो वाइल्ड एनिमल है, उनको उनसे उनका बचाव हो सके, एक साथ रहेंगे तो उनको फाइट देना उनको इजी जाएगा, इस हिसाब से।
बाद में उनको क्या होगा, वो ऐसे जो अलग अलग ये जो मतलब हम 10-12 लोग हैं और 10-12 लोग हैं, उन दोनों में फाइट होने लगा, मतलब ये जमीन मेरी है, ये तेरी है, ऐसे ऐसे जैसे सिचुएशन या शताब्दी बदल दी गई, उस हिसाब से ये चेंजेस हो गया। उसके बाद राजा और प्रजा ऐसा डेवलपमेंट हुआ। राजा मतलब एक किंग रहेगा और उसकी ये पूरी प्रजा रहेगी, और वो उसका ध्यान देगा। और उसके लिए दो राजा के बीच आक्रमण होने लगा, दो राजा के बीच युद्ध होने लगा। ये सिचुएशन भी गई। अंग्रेजों का जमाना भी आया अलग अलग शताब्दी में। जैसे विलेजेस में बाद में क्या हुआ, मतलब पहले से ही लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। इसके लिए 15-20 लोग रहते थे, क्योंकि और वो वहां पे बहुत सारे मतलब एक आदमी के कितने बहुत सारे बच्चे भी उस टाइम पे होते थे। क्यों? तो खेती में काम करने के लिए बाहर से मजदूर ना लाने पड़े, अपने ही फैमिली से होगी तो ये पूरी जमीन हम खुद से ही कर पाएंगे। बाद में जैसे जैसे बदलाव आते गए, लोग बॉम्बे में चले गए, क्योंकि जमीन के साथ साथ मतलब पढ़ाई लिखाई हो गई। तो अभी हमें जॉब करना है, तो जॉब करने के लिए बम्बई जाना है या जहाँ पे सिटी है वहां पे जाना पड़ेगा। तो घर में से एक आदमी या एक लड़का या कोई जो बड़ा होगा वो बाहर जाने लगा। उससे क्या होगा, जो जॉइंट फैमिली थी वो क्या हो गई, अभी सेपरेट होने लगी। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, जो बच्चे बाहर गए हैं वो जॉब करते थे, जो घर पे रहने वाले थे या जो पढ़ाई लिखाई नहीं थी वो घर में रहने लगे और खेती करने लगे। ऐसे बहुत सालों पे चलता रहा। बाद में जो रिटायर होने के बाद वो गांव में आता है और बोलता है अभी मेरा एक भी हिस्सा है, मुझे भी दे दो। या फिर पहले कैसे होता था, अभी 50 एकड़ जमीन है, चार भी भाई भाई है, तो चार भाई एक साथ ही रहते थे, इसके लिए वहां पे बंटवारा नहीं होता। लेकिन अभी डिवाइडेशन हुआ, फैमिली सेपरेशन होने लगा, क्योंकि फैमिली में कैसे जॉइंट फैमिली रहती है तो उसमें बहुत सारे झगड़े होते हैं। किसी किसी का एक दूसरे के साथ नहीं अच्छे जमता, कोई काम करता है कोई नहीं काम करता, कोई पैसे ज्यादा उड़ाता है। तो उसके वजह से या तकरार की वजह से अलग अलग लोगों का अलग अलग नेचर होता है, उसकी वजह से फैमिली सेपरेट होने लगी। उसके बाद अभी क्या होने लगा कि ये जो जमीन पहले चार बच्चे हो घर में तो एक ही साथ रहते थे, तो जमीन एक इकट्ठा रहती थी। लेकिन अभी ये डिवाइड होने लगे, तो जमीन भी डिवाइड हो गई। तो चार बच्चों के चार 10-10 एकड़ आ गई, मतलब अभी क्या हो गया, 10 एकड़ में से दो बच्चे हैं तो उसके 5-5 एकड़ में हो गए, उनके बच्चे हो गए तो उसमें का जो 5 एकड़ है उसमें भी क्या होगा, जमीन कम होगी। दो बच्चे हो गए तो 2.5-2.5 एकड़ मिलेगी, उसके बच्चे हो जाएंगे तो उसमें भी, मतलब इतनी कमी आ गई जमीन में। तो ये जरूरत से भी ज्यादा जमीन का जो एरिया है वो कम ना हो, इसके लिए, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो सब जन मकान बनाने के पीछे लगेंगे और खेती होगी ही नहीं। तो इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, उसका नाम है मुंबई टुकड़ेबंदी। टुकड़ेबंदी मतलब ये जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं उसको क्या करना है, बंद करना है। इसके लिए ये एक्ट बनाया, कब बनाया था, 1947 में, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब। लेकिन इसमें क्या हो गया कि ये छोटे छोटे टुकड़े ना हो, सिर्फ इतना ही काफी है क्या? तो इतना काफी नहीं है। तो हमें ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, उनको वापस ज्वाइन करना है, मतलब इकट्ठा करना है। इसके लिए दूसरा एक्ट बनाया। पहले क्या एक्ट बनाया, ये टुकड़े ना हो, टुकड़ेबंदी कायदा। और दूसरा कायदा बनाया टुकड़ेबंदी आणि एकत्रीकरण। टुकड़ेबंदी मतलब ये जो डिवाइडेशन हो इसको स्टॉप करो, और उसके बाद हमें क्या करना, इकट्ठा करनी है, एकत्रित लाना है। तो एक ही एक्ट में उन्होंने दो कायदे बनाए हैं। तो उनका ये मतलब है। अभी देखो इसका उन्होंने क्या दिया है, डेफिनेशन दिया है। स्वतंत्र उत्तर मतलब स्वातंत्र के बाद हमें स्वातंत्र जब मिला तब क्या हुआ, स्वातंत्र्य काळात छोट्या ब्रिटिश कुटुंबांची कल्पना, छोट्या कुटुंबांची कल्पना ब्रिटिशांनी भारतातील लोकांमध्ये रुजू केली। तो ये छोटी छोटी फैमिली की जो कल्पना है पहले भारत में नहीं था, लेकिन ये जो हमारा जॉइंट फैमिली का जो कंसेप्ट है वो बदल बदल के सेपरेट फैमिली का कंसेप्ट किसके अनुसार हमारे इसमें आया, ब्रिटिशों के।
ब्रिटिशों ने जो अच्छी चीजें की, जैसे हमारे यहाँ रेलवे नहीं थी, पोस्ट ऑफिस नहीं था, टेलीफोन नहीं था, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं ब्रिटिशों ने हमारे देश में लाई, हमारे इसमें नहीं था ऐसा। ये जो चीजें लाने के साथ साथ उन्होंने बहुत ऐसी चीजें भी लाई जिसका हमारे देश को नुकसान हो गया, जैसे जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट बदल के सेपरेट फैमिली में आ गए। उसके लिए हमारा जो कल्चर था वो चेंज हो गया। हमारे जो ये थे वैल्यूज है, वो वैल्यू अभी नए नए बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है हमारे क्या वैल्यूज है। मतलब हम पुराने कंसेप्ट से नहीं चलेंगे, लेकिन जीवन जीते समय हमें वैल्यू भी होने चाहिए। वैल्यू खत्म हो गई, मतलब ये क्यों हो गया, तो ब्रिटिशों ने ये जो कंसेप्ट लाया उसके अनुसार होने लगा। अभी देखते हैं आगे। देशातील वारसा कायद्याने या कल्पनांना अधिक मोकळी दिली। इसके लिए जो जो सेपरेट फैमिली होने लगी, इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, वारसा हक मतलब ये मतलब अभी एक फैमिली है, उस फैमिली में चार बच्चे हैं, तो पहले कैसे था, आप कितने भी यहाँ पे भाई हो बहन हो, ये फैमिली का जो हिस्सा है, जो हमारी जमीन वो सेपरेट नहीं होगी, उसमें ही रहना है, उसमें ही काम करना है, उसमें भी खाना पीना है, उसके साथ ही हमें सब कुछ करना है। लेकिन ये सेपरेट सेपरेट जब फैमिली हो गई, तो वो क्या हो गया, एक पिता के चार बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तो ये पिता की जो उनकी जो कुछ ये रहेगी, जमीन जायदाद रहेगी, वो इनको मिलेगी। मतलब क्या, उनकी जो कुछ प्रॉपर्टी है वो कि उनके जाने के बाद इन लोगों की मिलेगी। मतलब ये क्या हो गई, वारसा हक का कंसेप्ट ऑटोमेटिकली आ गई। पहले तो नहीं था ऐसा, लेकिन सेपरेट फैमिली की वजह से ये कंसेप्ट हमारे देश में शुरू हो गए। लोकसंख्येच्या वाढीमुळे शेतकऱ्यांकडे तितकी मुळे असली असली पाहिजेत, मुले असली पाहिजेत, त्यानंतर त्यांच्या वडिलांच्या जमिनीचे सुपीकतेच्या तत्वानुसार विभागणी केली पाहिजे। यामुळे जमिनीच्या विभाजनासह विखंडन झाले, ज्यामुळे जमिनीचे तुकडे झाले। ही समस्या लक्षात घेऊन भारत सरकारने कलम 147 147 के अनुसार एक विशेष कायदा लागू केला, ज्यामुळे शेतजमिनीचे तुकडे करणे प्रतिबंधित केले गेले आणि शेतजमिनीचे विभाजन करताना त्याचा आकार निश्चित करून विखंडन कायदा आणि खंडन कायदा लागू केला। त्यांच्या तुकड्यांमुळे शेतजमिनीच्या उत्पादकतेवर परिणाम झाला। भूखंडाचा आकार लहान असल्याने जमिनी सुधारण्यात अडथळे येऊ लागले। मतलब देख, पहले क्या हुआ, सेपरेट फैमिली कंसेप्ट आया, उसके बाद वारसा हक का कंसेप्ट आया, मतलब ये जमीन मेरे पिता की है तो उसको मिलेगी तो मुझे भी मिलनी चाहिए, उसको यस 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 यस, उन्होंने बढ़ा दिया है ना। उसके लिए आपको क्या कर रही हूँ, एक एक जो लाइन है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, मतलब ये आपको लिखने के लिए आसानी होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो अपने ओन वर्ड में आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो पहले से बता दियो अभी। पहले ब्रिटिश ने क्या किया, जो सेपरेट फैमिली की कंसेप्ट लाई, उसके बाद वारसा हक की कंसेप्ट ऑटोमेटिकली आ गई, उसके साथ ऑटोमेटिकली आ गई। बाद में क्या हुआ कि इस जमीन में जब वो फैमिली है कि मतलब जैसे कि 10 एकड़ जमीन है, उसको 5 एकड़ मिली, मुझे 5 एकड़ मिली, लेकिन ये 5 5 एकड़ जमीन एक ही टाइप की नहीं है ना। जहाँ पे अच्छी वाली जमीन है वो दो दो ही एकड़ है या 3 ही एकड़ है, या बाकी मिडल स्टेज की जमीन है उसमें 2 3 एकड़ है, बाकी कोरडवाहू मतलब जिसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी जमीन है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, 5 एकड़ मतलब ये हिस्सा मैं लूंगी वो हिस्सा मैं लूंगी, ऐसा नहीं हो पाया। कि जहाँ पे अच्छी वाली जमीन है वो उस कोने में है, तो वहां उस कोने का दो डिवाइडेशन हुआ। अच्छी वाली बाद में ठीक वाली जमीन इस कोने में है तो वहां डिवाइडेशन हो गया। मतलब इसको यहाँ का एक हिस्सा, दो बेटे हैं उनको आधा हिस्सा उधर, आधा हिस्सा उधर, आधा हिस्सा इधर, ये ऐसे डिवाइडेशन होगा। मतलब ये मतलब हम कैसे, एक घर है तो उसको सेपरेट, इस पार्ट में तुम रहो इस पार्ट में मैं रहता हूँ, ऐसे होता है। तो जमीन का वैसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो बोलेगा तुमको सब कुछ अच्छी मिली है, मुझे तो ऐसी मिली है, तो मैं मुझे तो बहुत परेशानियां होगी ना, तो मुझे भी उस वो जमीन चाहिए। ये इस वजह से ये क्या हो गया, जो जमीन है 5 एकड़, वो क्या हो गई, सेपरेट सेपरेट पार्ट में डिवाइड होने शुरू हो गई। मतलब देश देश में हर एक जगह ऐसा ही हो गया।
उधर अच्छी है, इधर अच्छी नहीं है, ये खेती वाली जमीन है, ये यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी जमीन रहती है वहां पे चावल लगाओ, गेहूं लगाओ, उसके लिए जमीन होती है। कुछ जमीन ऐसी होती है जहाँ पे आप वेजिटेबल्स ही लगा सकते हैं, कुछ जमीन ऐसी होती है जहाँ पे आप फ्लावर्स लगा सकते हैं या फ्रूट्स लगा सकते हैं। खेती करने के लिए अलग अलग टाइप की जमीन होती है, उस जिस जमीन के अनुसार हम वहाँ उस टाइप के ही ले सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ वेजिटेबल लगाने की जैसी जमीन मिली तो मैं वहां पर राइस नहीं लगा सकती। तो मुझे साल भर का अनाज चाहिए तो मुझे वो भी जमीन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के उसमें डिवाइडेशन करेंगे। तो ये डिवाइडेशन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उनका जो एक मिनिमम ये जो ये एरिया है वो हर एक फैमिली में होना चाहिए, उससे भी कम होता गया। इसके लिए ये सरकार के ध्यान में आते हुए उन्होंने सोचा कि अगर इससे भी कम ये हिस्से हो जाएंगे तो हम उसमें खेती कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टुकड़े हो रहे हैं छोटे छोटे हिस्सों में जमीन का बंटवारा जो हो रहा है वो हमें रुकाना है। और वो रुकाने से काम नहीं चलेगा, तो वो जो बंटवारा हो गया है उसको वापस हमें ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन किस तरीके से करेंगे वो हमको आगे दिया गया है, और वो कब होगा। तो उन्होंने एक्ट कौन सा बनाया गवर्नमेंट ने, हमारे भारत गवर्नमेंट ने 147 एक्ट के अनुसार ये कायदा उन्होंने बनाया कि जो टुकड़ेबंदी और एकत्रीकरण, और उसके अनुसार ये छोटे छोटे इसके लिए मैंने क्या आपको शुरू में बोला, अगर हमें अप्लाइड एग्रीकल्चर करने हैं, उस टाइप की खेती करने हैं, तो हम इसमें नहीं कर सकते। छोटे हिस्से में क्या करेंगे, वहां पे ट्रैक्टर कैसे चलाएंगे, जाने आने के लिए रास्ता चलेगा, तो और भी एरिया हमारा कम हो जाएगा। अगर हमारे देश को ये करना है जैसे कि अमेरिका है, यूरोप है, उस तरीके के हमें चेंजेस लाने हैं, तो ये जो इंटरनल हमारे देश में जो सिचुएशन है वो हमें बदलाव लाना पड़ेगा। वो बदलाव होगा तो ही लोग ये अप्लाइड एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अदरवाइज हम जैसे सालों साल चल रही है वैसे ही खेती करेंगे, और बाद में हम अनाज कहाँ लगाएंगे ना, इतना छोटा छोटा हिस्सा हो जाएगा। तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्ट लागू करना पड़ा। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॅरेग्राफ, भविष्यात हा प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची शक्यता सरकारला विचारात घ्यावी लागली। ब्रिटिशांच्या संयुक्त कुटुंब पद्धतीचा हा परिणाम आहे। ये सब क्यों हो रहा है, ब्रिटिश के ये जो सेपरेट फैमिली के उनका जो कंसेप्ट है उससे हमारे देश में ये बहुत बड़ा असर हो गया है। तो सरकार ने ये जो समस्या है वो ये फ्यूचर में बहुत ये हो जाएगी, गंभीर हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, या गोष्टीचा सोच विचार करके उन्होंने ये लॉ लाने की नीड उनको जरूरत आन पड़ी। तो अभी इसमें देखो 443 में क्या बोला गया है। हम्म, जो लैंड होल्डर्स है मतलब जिनके पास ये जमीन है, तो उनको उनके बारे में क्या बोला गया है, देखो जमिनीच्या धारणा क्षेत्रावरील कमाल मर्यादा म्हणजेच वैयक्तिक शेतकरी किंवा घराच्या मालकीच्या धारणाच्या कमाल आकाराने निर्धारित होते। कमाल मर्यादेच्या पलीकडे जमीनदारांच्या जमिनीची सर्व जमीन सरकारकडून काढून घेतली जाते आणि भूमिहीन मजुरांमध्ये पुनर्वितरण केली जाते। अशा प्रकारे कृषी धारणेवर कमाल मर्यादा लादणे हा पुनर्वितरण उपाय आहे। मुळात रेशन ची जमीन आहे त्यांच्याकडे, वो जमीन जिसके पास है वो, और निर्णायक मालमत्ता अशा प्रकारे एक ठराविक कमाल पेक्षा जास्त अतिरिक्त जमीन सध्याच्या, अभी ये भी 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा लेक्चर, देखो अतिरिक्त मतलब जरूरत से जो ज्यादा जमीन है वो सध्याच्या धारकांकडून काढून घेतली जाते आणि भूमिहीनांना किंवा लहान शेतकऱ्यांना वाटली जाते। यामुळे कृषी संरचनेत आढळणारी उत्पन्न आणि संपत्तीची व्यापक विषमता कमी होईल। अभी देखो ये क्यों करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या बोला है कि एक हम बोलते ना, मतलब हमें दिन में कम से कम इतना पानी पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतना पानी पीना चाहिए, कम से कम इतना खाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतना खाना चाहिए।
तो हमारी सेहत अच्छी रहती है। उसी तरीके से एक आदमी के पास कम से कम इतनी जमीन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतनी जमीन होनी चाहिए। जमीन का जो एरिया है वो कम से कम इतना ही होना चाहिए। उससे अगर कम होता है तो वो क्या होता है, वो समस्या बन जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो जमीन का एक क्या बोलेंगे, एवरेज, एवरेज जो लेवल है वो इतनी होनी चाहिए। अगर उससे कम होती है तो डिफिकल्टी पैदा कर सकती है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक इसके नीचे एवरेज जो हमारा जो एरिया है उससे नीचे नहीं आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ये कायदा, अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे पहले उन्होंने क्या किया कि जिसके पास बहुत जरा जमीन है उनके पास से निकाली, जिसको जमीन नहीं है या फिर कम जमीन है उसको वो दे दी। ये एक उन्होंने सुझाव सुझाया। लेकिन ये तो किया, उसको जो जिसको जमीन नहीं थी उसको दे दी। उसके बाद उनको क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ, तो इनकम बढ़ गया। और जमीन जिसके पास बहुत ज्यादा थी और जिसके पास बहुत कम थी या नहीं थी उनको मिली। ये जो इकोनॉमिकली जो ये था, अ, मतलब ऊंच नीच थी, वो उनको सेम लाइन में लाने की उन्होंने कोशिश की और किसी हद तक वो सफल हो गए। हाँ, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिकली वो एक लाइन पे या एक स्टेज पे आ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये कहा गया है। अभी 444 देखो, कमाल मर्यादा जमीन होल्डिंग साठी, मतलब कम से कम कितनी जमीन होनी चाहिए उसके अनुसार वो क्या बोलते हैं, जमीन सुधारणाचे महत्वाचे घटक। मतलब ये जमीन में जो बदलाव ला रहे हैं उनके जो इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है, तो देखो अभी ये बोला गया है। अभी एक 5-7 मिनट में ये लेक्चर खत्म होगा तो अभी सिर्फ 1 से 2 पॉइंट हो जाएंगे। बाद में हमारा कितने पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है अभी। उसके बाद दोपहर में ही हाँ हाँ दोपहर में लेंगे। अभी दो ये हो गए ना, तो लेंगे। दोपहर में हाँ। हम 2 लेक्चर लेते हैं। और 2 लेक्चर के उसमें हम ये चैप्टर खत्म करके नया चैप्टर शुरू करते हैं। मतलब हमारा स्टार्ट तो कर देते हैं, ठीक है। ओके। तो अभी देखो, हम्म फर्स्ट पॉइंट दिया है ए, राष्ट्रीय कृषि आयोग जमीन सुधारणा। देखो ये जो अभी बोल रही हूँ ना मैं, ये थोड़ा सा मतलब ये कायदे की भाषा है और गवर्नमेंट की भाषा है, तो आपको समझ में आ रहा है क्या? यस है। और दीपिका, आपको मतलब समझ में नहीं आता है तो आप उस टाइम मुझे टोको और बोलो, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय कृषी आयोग जमीन सुधारणा धोरणाच्या अविभाज्य भाग म्हणून कमाल मर्यादा जमीन सुधारणा कायदा करण्याचा विचार केला। कमाल मर्यादा मतलब कम से कम कितनी जमीन हमें होनी चाहिए। जो नेशनल हमारा क्या है वो एग्रीकल्चर कमीशन जो है उन्होंने क्या देखा कि अगर ये चेंजेस नहीं हुए तो देश में बहुत बड़ी समस्या, पहले से ही समस्या है, उसमें और नया समस्या का रूप धारण करेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये ये जो एक्ट है, कमाल मर्यादा जमीन धारणा लागू करण्याचा, मतलब ये जो एक्ट लागू करने का उन्होंने सोचा। कोणत्याही जमीन सुधारणा कार्यक्रम हा स्थूलपणे अपुरा किंवा सदोष आहे असे मत आहे। त्यामुळे जमिनीच्या धारणेवर उच्च मर्यादा व जमिनीच्या लोकांमध्ये अधिशेषाने पुनर्वसन करण्याची तरतूद नाही। या आयोगाचे मत आहे की जमिनीवरील तीव्र दबाव आणि लोकसंख्येचे शेतीतून बिगर शेतीकडे हस्तांतरण होण्याची अल्प शक्यता, कृषी उत्पादन वाढण्याची गरज आणि ग्रामीण भागात रोजगार वाढण्यासाठी अशा उपाययोजना तातडीने करणे आवश्यक आहे। अशा प्रकारे पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत जमीन धारणेवरील कमाल मर्यादेवर तत्व स्वीकारले गेले आणि म्हटले आहे एखाद्या व्यक्तीने किती जमीन धारण केली पाहिजे याची कमाल मर्यादा असावी। अभी देखो, ये करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, देश को हमें आगे लेके जाना है। जो रूरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, गांव का किसान है उसको लाभ मिलना चाहिए, सब देखा। अगर ये जो समस्या आन पड़ी है अगर उसको दूर नहीं किया तो और भी गंभीर रूप धारण करेगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए
अभी देश की आबादी बढ़ रही है और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जो खेती है उसका पहले अभी जैसे फैक्ट्रीज आती है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे ये फैक्ट्री मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी मैं सेपरेट हो गई तो अभी क्या हुआ, मुझे नया घर चाहिए। उस हमारे जो हमारा पूरे जॉइंट फैमिली का घर था, तो अभी ये मुझे नहीं चाहिए, मैं अलग रहने वाली हूँ मेरे फैमिली के साथ। तो मुझे 5 एकड़ मिली है, उसमें से क्या करूंगी, थोड़ा सा हिस्सा बचाऊंगी, घर बनाऊंगी, वहां पे नया बोरवेल बनाऊंगी, वहां पे ये जो है और कुछ चेंजेस लाने हैं मुझे, तो वो मैं और वो करूंगी। तो या फिर शुरू शुरू में क्या होता था, बिल्डिंग्स के वजह चॉल बन रही थी, जो अलग सेपरेट रहने बॉम्बे जैसे इलाके में। तो वहां पे जो लैंड एग्रीकल्चर लैंड थी, वो लैंड अब क्या होने लगी है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड। मतलब एक बार वहां पे हमने बिल्डिंग बनाई, वहां पे हमने और कुछ किया, मतलब सीमेंट कंक्रीट का, तो वो क्या होती है, परमानेंटली नॉन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर एरिया हमारा कम हो रहा है। मतलब जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं कि 29% ही जमीन है, तो उसमें से हमारे देश को जितनी मिली है उतना ही है हमारे पास। उसमें से भी हमारे जो गांव में है, क्योंकि मेरे हिस्से में है या दूसरों के हिस्से में है, वो जो मिली है उसमें भी बहुत सारे बंटवारे बंटवारे हो रहे हैं। और उस बंटवारे में भी हम क्या करें, तो वो एग्रीकल्चर लैंड का डिवाइडेशन हो रहा है। और उसमें हम क्या कर रहे थे, सेपरेट फैमिली का जो दौर चल रहा है, उसके अनुसार हम हर बोलते ना, अगे मैंने ये मकान बनाया, अभी मुझे और बड़ा मकान चाहिए, मुझे और बड़ा मकान चाहिए। और इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड को परमानेंटली नॉन एग्रीकल्चर लैंड बना रहे हैं। और इसका क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड बनाते हैं तो लैंड कम हो जाएगी, एक ये बात। दूसरी, हम क्या देखते हैं कि अभी जरा सी बारिश गिरी नहीं कि क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, क्यों हो रहा है, क्योंकि। और दूसरी बात, हम क्या बोलते हैं, हमारे जो घर के सामने है सीमेंट कंक्रीट लगाएंगे, अच्छे अच्छे टाइल्स लगाएंगे, मतलब पाँव को जरा भी मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, पाँव को मिट्टी लगी तो हमारा पैर खराब हो जाएगा, मिट्टी से काले काले हो जाएंगे, हमारा फर्श खराब हो जाएगा, ये ऐसे हम सोचते हैं बहुत सारे। मैं भी सोच रही हूँ शायद। तो उसके साथ क्या होता है, बारिश का पानी गिरता है तो जमीन में जाएगा, जमीन में कब जाएगा, जहां पे लैंड होगी वहां ही जाएगा ना। अगर हम पूरा सीमेंट कंक्रीट कंक्रीट करेंगे, मतलब नॉन एग्रीकल्चर लैंड उसको बनाएंगे, तो परमानेंटली वहां पे पानी गिरेगा तो आजू बाजू में ही गिरेगा। अभी हम क्या करते हैं, गटार जो होते हैं वो भी बंद कर देते हैं, या फिर पूरा आजू बाजू रास्ता है वो पूरा सीमेंट कंक्रीट, मतलब लैंड हमें मिट्टी दिखती ही नहीं। तो जितनी जमीन बाकी है वहां पे ही पानी गिरेगा। अगर वहां पे ही उतनी ही जगह पे पानी गिरेगा, तो ज्यादा बरसात होती है तो पानी जाएगा किधर। पानी कैसे होता है, पानी जमीन में गिरता है, तो अभी 1 मिनट में खत्म होगा हमारा। तो क्या होता है, वो पानी एब्जॉर्ब करता है, इसके लिए बाढ़ पहले के जमाने में बहुत कम आती थी। जहाँ रिवर विवर रहता है तो वहां पे ठीक है, लेकिन हर जगह पे आज बॉम्बे में इतनी बाढ़ आती है, क्यों, क्योंकि जमीन लैंड किधर है। और जहाँ पे लैंड है वहां पे हमने क्या किया है, मिट्टी का सब भराव डाल के वहां पे एग्रीकल्चर लैंड या जो लैंड ऐसी पड़ी हुई थी, वहां पे बिल्डिंग बनाए, फैक्ट्री बनाए और ये सब बनाया। इसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉन एग्रीकल्चर की जगह, मतलब जो एक सिचुएशन होती है ना, जो एक सिचुएशन होती है या जो एक समस्या होती है ना, वो एक समस्या 10 समस्या को नया जन्म देती है। तो ये जो नया नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो रहा है, इससे बहुत सारे क्या होने वाले हैं, उससे बहुत सारे इंसान को और इस जो हमारा